This is the Delhi station of All India Radio. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. So question hour, question 211. Question number 211 by Dr. Ashok Kumar Mittal. Will the Minister of Railways be pleased to state A. The number of railway routes announced by the government during the last 3 years, specially for Punjab. B. The number of railway routes for which work has been completed. C. The number of railway routes for which work is pending, along with the reasons therefor. D. Whether government has released the required funds by increasing the budget for the early completion of these routes. If so, the details thereof. And E. The steps taken by the government for demarcation of the proposed land for these projects and the details of amount of funds allocated under the project. Shri Danve Rao Sahib Dada Rao, Minister of State for Railways. माननीय मंत्री जी, आप पूछेंगे सर. अच्छा, फर्स्ट सप्लीमेंट्री. पंजाब से कलकत्ता को जोड़ने के लिए 2007 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्वीकृति दी गई थी और उसको पूरा करने की डेडलाइन 2017 थी. आज 2022 हो गए हैं, 5 वर्ष ऊपर हो चुके हैं. मैं अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है. मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि इस देरी की वजह से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट में वृद्धि हुई है और जिसका कैग ने भी पुष्टि की है, वो क्या है और इसको कब पूरा किया जाएगा? धन्यवाद. महोदय, प्रोजेक्ट लेट होने के कई कारण होते हैं. एक तो जहाँ से ये लाइन जाती है, माइक इधर आ जाइए. हाँ, माइक सामने काम कर रहा है. माइक. प्लीज ये है. हाँ बोलो. अध्यक्ष महोदय, ये डेलिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये बहुत ही अच्छी योजना है. फाइल अगर अलग हटा लें तो आपकी आवाज आएगी माननीय मंत्री. प्लीज. ये लेट होने के कई कारण होते हैं अध्यक्ष महोदय. कई स्टेट में ज़मीन नहीं मिलती, कई जगह पे लोगों का एजिटेशन होता है और कई जगहों पे पर्यावरण का भी विषय आ जाता है. इसके कारण ये प्रोजेक्ट लेट होते हैं, लेकिन लगभग अभी हम पूरा करने जा रहे हो. सप्लीमेंट्री. 11 फरवरी को संसद में सरकार ने कहा था मंत्रालय के द्वारा कि दिल्ली अमृतसर में बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे किया जा रहा है. मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अब ये सर्वे तो कंप्लीट हो चुका होगा, इस प्रोजेक्ट को कब शुरू करने जा रहे हैं और उसकी समय सीमा क्या रहेगी ताकि पंजाब को एक सरकार की तरफ से अच्छा उपहार दिया जा सके. धन्यवाद मित्तल जी. बुलेट ट्रेन के लिए ये जो प्रोजेक्ट की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, इसके सर्वे के आदेश हुए थे, लेकिन कोई डीपीआर अभी नहीं बना और सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया. धन्यवाद. डॉक्टर अनिल अग्रवाल. धन्यवाद वाइस चेयरमैन साहब. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन एनसीआर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और वहाँ पे सिविक फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है. पूर्व में भी घोषणा की जा चुकी है कि इस स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन को कब तक अपग्रेड किया जाएगा और कब तक सिविक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, इस देश में कुछ स्टेशन डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम ले चुके हैं, कुछ अदर स्टेशन हो चुके हैं, उनके काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन गाजियाबाद जो स्टेशन है इसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है. इसको मैं उनसे मिलूंगा, या तो वो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं. धन्यवाद. श्री जॉन ब्रिटास. Sir, it's slightly a different question, but it comes under this only, railway, and Honorable Minister is ready with the answer. I would ask a straight question to the Honorable Minister. Since
It involves the prestige and integrity of two cabinet ministers, including Shri Piyush Goyal and Ashwini Vaishnav. Will the Honorable Railway Minister scrap the office memorandum dated 35/2022, thereby deciding to do away with the Nemam terminal project in Kerala? This question, please. No, please. Yes. एक मिनट. हम just I'll come. Please. My esteemed colleague and good friend normally asks straight questions, or he normally asks crooked questions, and today he's asked a straight question. Manni John Britas ji, question relates to railways routes announced for Punjab, not for Kerala. So please, no. Mr. Raghav Chadha. No. Please, Raghav Chadha. Raghav Chadha. Sir. Raghav Chadha ji, please, आप question. सर सितंबर 2021 में भारत सरकार ने बहुत धूमधाम से एक घोषणा करी थी कि एक गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन देश भर में चलाई जाएगी, जिस ट्रेन के माध्यम से 11 दिन के भीतर इस देश के कई बड़े गुरुद्वारा साहब को जोड़ा जाएगा और संगत 11 दिन के अंदर अमृतसर से शुरू होने वाली उस यात्रा को अमृतसर में समाप्त कर पाएगी। इसका स्वागत भी सिख संगत ने किया था। दुख की बात यह है कि अब जो रिपोर्ट से मालूम पड़ रहा है कि शायद उस प्रोजेक्ट पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन के जो अनाउंसमेंट आप सबने करी थी, उस अनाउंसमेंट के संदर्भ में अभी क्या प्रोग्रेस सरकार की ओर से उस विषय में की गई है? धन्यवाद राघव जी। गुड क्वेश्चन। प्लीज माननीय मंत्री। सांसद महोदय ने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न उठाया है। जो गुरु कृपा, उसका नाम था गुरु कृपा सर्किट की जो बात हुई थी माननीय चेयरमैन साहब, बेसिकली भारत गौरव एक ऐसा नया ट्रेन का कॉन्सेप्ट बनाया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में, जिसमें भारत की संस्कृति से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको दिखाने का, उनको एक्सपीरियंस करने का रेलवे एक बहुत बड़ा माध्यम बने। वो स्कीम अभी एक बहुत अच्छी तरह से आगे चल रही है। पहली ट्रेन उसमें आई रामायण एक्सप्रेस, जो आपने सबने देखा होगा। रामायण सर्किट जितनी अच्छा उसका रिस्पांस मिला है, उसके बाद में दिव्य काशी आई है, शिरडी साईं बाबा की आई है। इस पूरे प्रोग्राम में सभी के सभी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारें जुड़े, टूर ऑपरेटर्स जुड़े, स्टेट्स की जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से वो सब जुड़े। अभी हाल ही में कर्नाटक स्टेट कॉर्पोरेशन ने प्लीज आई एम गिविंग अ वेरी स्ट्रेट आंसर। आई एम गिविंग अ वेरी स्ट्रेट आंसर। No, I am giving a very straight answer. His question is straight and I am giving a very straight answer. Honorable Chairman sir, please. उसी सीरीज में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, उसमें हम अपने सरकारी तरीके से काम नहीं करना चाहते। जो संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे गुरुद्वारे से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग आगे आए और वो कॉन्सेप्ट को ढंग से डेवलप करें। उनके साथ ऑलरेडी बातचीत भी चल रही है, दिल्ली में भी बात चल रही है, अमृतसर में भी बात चल रही है, नांदेड़ साहब में भी बात चल रही है। इन सब से बातचीत ऑलरेडी चल रही है। जैसे ही कॉन्सेप्ट को फाइनलाइज करेंगे तब वो ट्रेन स्टार्ट होगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 212 माननीय अजीत कुमार भूया, 212 and 218 combined. 212, 218 combined. माननीय अजीत कुमार भूया। Question number 212 and 218 were clubbed by the chair. Question number 212 by Shri Ajit Kumar Bhuyan. Will the Minister of Railways be pleased to state A. The number of Group C and D employees who retired from service in the last 3 years from Tinsukia, Rangya and Lumding divisions of Northeast Frontier Railway NFR, the division and year-wise details thereof. And B. The number of Group C and D employees recruited against the vacancies created due to the retirements in the last 3 years, as well as those that existed previously in the last 3 years in Tinsukia, Rangya and Lumding divisions, division and year-wise, and details thereof. Shri Danve Rao Sahib Dadarao, Minister of State for Railways. First supplementary. So how many persons having permanent address in the northeastern states are appointed in last 5 years?
in NF Railway in Group D and Group C posts. So can you give details of this? Thank you. Thank you. सभापति महोदय, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती हुई है, अध्यक्ष महोदय 17-18 और 18-19 के दौरान भारतीय रेल ने आरआरबी के ग्रुप सी और लेवल 1 की कुल 2,83,747 वैकेंसी थी। इसके लिए 7 एडवर्टाइजमेंट दी थी। उसमें से 4 जो एडवर्टाइज थी उसकी भर्ती 31/3/2021 को पूरी हो चुकी है और उसमें सहायक लोको पायलट ग्रुप सी वाले 6,341 उम्मीदवार और लेवल 1 वाले 6,723 उम्मीदवार और जूनियर मतलब ग्रुप सी वाले 1,40,054 उम्मीदवार की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 3 एडवर्टाइजमेंट की अभी भर्ती करना बाकी है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय अजीत जी। My second supplementary is how many group D and C posts are lying vacant now in NF Railway? Give division details, please. Second. को बता दिया कि 7 एडवर्टाइजमेंट हमने निकाली थी, 4 की पूरी हो गई और 3 की अभी करना बाकी है। Question number 218, Shri Virendra Prasad Vaisya. First supplementary. First supplementary is that, sir, Indian Railway is the largest public undertaking in India, sir. Unemployment problem is a serious issue of our country, sir. This railway ministry in near future is going to appoint or introduce new scheme specially to appoint unemployment youth in our country. चेयरमैन सर, मैं माननीय सांसद महोदय के ध्यान में ये लाना चाहूँगा कि 2014 से 2022 के बीच में भारतीय रेलवे ने कुल मिला के 3,50,204 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। 3,50,204। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट अभी दिया है, जो घोषणा की थी 10 लाख एम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपने जो कहा है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। माननीय सांसद महोदय ने जो कहा है 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का जो अनाउंसमेंट है उसमें भी करें, उसमें भी माननीय चेयरमैन सर, उसमें भी करीब उसमें भी 1,40,000 रोजगार रेलवे में होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है और रेलवे उसके प्रति पूरा जस्टिस कर रही है। बल्कि इसी वर्ष में अब तक 18,000 एम्प्लॉयमेंट के ऑफर्स दिए जा चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 10-20 हज़ार इधर उधर अनाउंसमेंट करते हैं, उसकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी करते हैं। यहाँ तो हमने एक्चुअल इतने एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। माननीय अध्यक्ष। धन्यवाद। माननीय नरहरि अमीन जी। उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना की महामारी में रेलवे मंत्रालय ने माननीय नरहरि अमीन जी प्लीज सेकंड सप्लीमेंट्री मैसेज। Sir, the question, I have right to second question, sir. Sir, as per as information available with us, near about 8,000 grade C and gate depots vacant in the NF Railway, sir. Sir, NF Railway Northeastern region is connected to the heart of the people of the Northeastern region, sir. Problem is that many person is coming to Guwahati, Maligaon, Lamding, Silchar, Tinsukia, but they are not a bona fide citizen of Northeastern region. Please be brief, sir, please be brief. Very serious question, sir. With the nexus between some railway official by taking the fake certificate, they are coming to get interview and Guwahati, and local people is deprived. Mani Mehsaji, please be brief. I will move. I will move it. Yes, sir. This is the question of the sentiment of the people, sir. All questions are important. No, sir. All I know from Honorable Minister to fill up this vacant post belongs to the Northeastern
resume Space NF Railway is their town-bound program initiated by Railway Ministry to vacate the fill-up post and recruit specially from the people Thank of you, the thank you, Northeastern thank region. you, thank you. माननीय सांसद महोदय ने जो बहुत ही स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछा है, मैं एकदम आपको स्पेसिफिक जवाब देना चाहूँगा। नॉर्थ ईस्ट में माननीय चेयरमैन सर 2019 में 860 वैकेंसीज क्रिएट हुई, 2020 में 764 हुई, 2021 में 719 हुई। इसी तरह से आरपीएफ में जो कि रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स है, उसमें 2019 में 41, 2020 में 29, 2021 में 17, जितनी भी ग्रुप सी, ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, उन सब का माननीय सांसद महोदय अगर आप ध्यान दें तो आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। जो जितनी वैकेंसीज हैं उन सब वैकेंसीज को ऑलरेडी फिलअप करने का प्रोसेस भी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट अभी चल रहे हैं ऑलरेडी, उसमें जो भी ये सारी वैकेंसीज है वो सब उसमें इंक्लूडेड भी है। तो आप निश्चिंत रहिए, पूरे देश भर में ऑलरेडी जैसा मैंने पहले बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1,40,000 रेलवे के एम्प्लॉयमेंट का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है और बहुत स्मूथली चल रहा है। आपका भी उसमें समाधान हो। धन्यवाद। माननीय नरहरि अमीन जी, ये क्वेश्चन रिलेटेड है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से, अगर आप उस पर सवाल करना चाहते हैं तो पूछिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कोरोना के महामारी में रेलवे मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चलाकर लाखों लोगों को अपने वतन पहुंचाने और करोड़ों लोगों को अन्न पहुंचाने की बहुत ही सराहनीय काम किया है। माननीय मंत्री जी से में बताने की कृपा करेंगे कि कोरोना के समय में सवाल पूछे। सवाल ही पूछता हूं सर। माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि कोरोना के समय में रेलवे मंत्रालय में कर्मचारियों की खाली स्थान पर मेडिकल फिट और स्टैंड बाय वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को चयन करने के लिए सरकार का क्या आयोजन है? प्लीज बैठ जाए। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठकर सीट से न बोलें, चेयर देख रहा है यहाँ पर। अगर जरूरत होगी तो आपसे हम पूछ लेंगे। प्लीज आप ये मार्क करें, क्वेश्चन है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे पे, आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी इसका रिप्लाई नहीं देंगे। नहीं छोड़िए, इनका था ना कलिता। माननीय कलिता जी। At the outset, I congratulate the Ministry of Railways for taking up this large recruitment drive in NF Railway. My question is specifically for the Rangya division. Rangya division and the Rangya junction is highest revenue earning stations. But as I see that the recruitment in group C and D is going down. 318 in 2019, 328 in 2020, and 126 in 2021. So will he cover the Rongya Railway Division, because it is the highest revenue earning division, in this special recruitment drive, will he consider to recruit maximum people from this area? Thank you. Thank you, sir. ने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। सर, आपने जो नंबर रेज किए 2021 तक के हैं, उसके बाद में जो एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव चालू हुई है 1,40,000 एम्प्लॉयज़ की, 1,40,000 वैकेंसीज के रिजल्ट्स जैसे आएंगे तो आपके इसमें नंबर्स भी बेटर दिखेंगे। शेखर राय जी, 3 हो गए ना, छोड़ दीजिए इसका तो इसमें। My supplementary is in relation to start question number 218 to the Honorable Minister through you. How many permanent posts have been abolished from 2014 till today in the Indian Railway? तो महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, मैं मानता हूं कि आप एक बहुत ही सीनियर सांसद हैं। आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, आपके समय में भी और हर समय में जैसे टेक्नोलॉजी, माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी बदलती है तो जॉब्स का स्वरूप भी बदलता है।
पहले ज़्यादातर काम डीजल से होता था रेलवे में, उसके बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन की एक मुहिम चली। उस मुहिम में आज करीब करीब प्रैक्टिकली जितने मेजर सेक्शंस हैं देश के वो सारे इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। इसी तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जॉब्स का स्वरूप बदलता ही बदलता है, तो जो पुराने तरह के जॉब्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट आज नहीं, उसकी जगह नए तरह के जॉब्स की रिक्वायरमेंट आती ही आती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत ही एक नेचुरल कोर्स में, न केवल रेलवे में बल्कि आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, हर सेक्टर में, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स में उठा लेंगे तो वहां पर भी ये बात आएगी, कुछ जॉब सरेंडर होते हैं, कुछ नए जॉब्स आते हैं। You know the process. अगर आप जवाब से satisfy नहीं, you know the process how the it will be. Please. तो ये एक ऐसे ये एक इस प्रोसेस में एग्जैक्ट नंबर्स अगर आपको चाहिए तो आप जरूर आएं, हम बैठ के उसमें एग्जैक्ट नंबर्स भी बात। थैंक यू। सुस्मिता देव जी, सुस्मिता देव जी का लास्ट सप्लीमेंट्री प्लीज। Thank you, sir. To be able to recruit more employees, we need to make the network more commercially viable, sir. Northeast is an agrarian economy and they cannot afford expensive freight, sir. Will the government consider a way to make the freight rates affordable, more affordable rather, in the Northeast so there's more demand and in turn there are more jobs, sir? Thank you, sir. Already, sir, the freight rates for Northeast are very affordable and there is very good demand also, and Railways has done many good things for making sure that the goods from all over the country are reaching Northeast primarily by the railway transportation mode. In fact, if you see, sir, the capital connectivity project of railways within the northeastern sector, the progress is huge. The annual allocations are of the tune of almost 10,000 crores, sir, for entire northeast, and that's the great commitment that Prime Minister Narendra Modi ji has for development of entire northeastern railway network. Imagine, sir, what was the situation before 2014. Not a single capital was not, I mean, forget connecting the capitals, the people were not even visiting the Northeast. So those things have totally changed now, sir. I hope the Honorable MP would like to visit many of these capital connectivity projects, and I'll request all the Honorable MPs, जो भी जाना चाहें, देखें वहाँ पे किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की एस्पिरेशंस को मीट किया जा रहा है। थैंक यू। नाउ सप्लीमेंट्रीज ऑन 2 and 8. MM Abdullah ji. Mike. Sir, thank you, sir. Thanks for allowing me to ask the sub-question on this question. Honorable sir, whether it is a fact that the union government shows partiality towards the candidates from respective states, including Tamil Nadu, in appointments of vacant seats in railway job in the state, particularly the Group D posting, sir. Thank you. Thank you. Absolutely, there is no question of any partiality or any differentiation between any state, sir. The RRB, the Railway Recruitment Board exams are conducted in 15 languages. 15 languages. So anybody who wants to participates, and it's a very fair and transparent exam. As you would have noticed, the way the exam has been conducted, there is absolutely no question of any paper leakage or this or that, or not a single complaint of that nature has been received. It's a very complex exam, sir. With almost 1 crore applicants, we have to conduct this exam in absolute transparency. It is definitely a big challenge, but we have taken up this challenge in a very thorough and methodical way. The exam is going on very well, and there is absolutely no question of any partiality against any states. Modi ji, please. सती महोदय, मैं माननीय मंत्री को तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बताया कि 1,40,000 लोगों को नए रोजगार मिलेंगे और 1,59,000 पर कार्रवाई चल रही है। मेरा प्रश्न ये कि आरआरबी जो परीक्षा लेती है सती महोदय, तो बिहार के लड़कों को चेन्नई जाना पड़ता परीक्षा देने के लिए, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, यद्यपि सरकार ने ट्रेन चलाई उसके लिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगी क्या सरकार जब अगली परीक्षा होगी तो उसी राज्य में परीक्षा हो चुकी है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसी राज्य में सेंटर रखे जाएं या बगल के पड़ोसी राज्य में रखे जाएं, झारखंड में, बंगाल में, न कि लड़कों को आंध्र और चेन्नई जाना पड़े, तो क्या सरकार इसके बारे में विचार करेगी?
सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रूव करता है कि किसी भी स्टेट के साथ पार्शियलिटी नहीं है। जो ऑनरेबल अभी सांसद महोदय पूछ रहे थे कि क्या तमिलनाडु के प्रति कोई भेदभाव है, नहीं सर। जो सदर्न रेलवे का आरआरबी है उसके सारे एग्जाम चेन्नई से कंडक्ट होते हैं, तो देश का जो भी व्यक्ति सदर्न रेलवे के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहे उसको नेचुरली सदर्न रेलवे के निर्धारित सेंटर्स में जाना ही चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। रही बात एक और सेंटर्स की दूरी की, इसमें मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा माननीय चेयरमैन सर, पूरे एग्जाम को कंडक्ट करने में एक बहुत बड़ा इश्यू होता था नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती थी बिकॉज डिफरेंट डेज और डिफरेंट शिफ्ट्स में जो रिजल्ट आता है उन रिजल्ट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट वेरी साइंटिफिक फार्मूला बनाया हुआ था। इट वाज अ गुड मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव्ड आउट ऑफ IIT के प्रोफेसर्स ने बनाया था। उससे लेकिन लोगों में एक स्पष्टता नहीं आती थी। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड that all the exams should be done in one day, single day, so that normalization की जरूरत नहीं पड़े। इसी के लिए कुछ केसेस में, कई सारे केसेस में डिस्टेंस ज़्यादा पड़ी सेंटर्स की, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी उससे दूर हो गई। जितना अभी इंटरेक्शन हुआ है स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ और जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब ने इस चीज़ को बहुत सहर्ष वेलकम किया है। और इससे एक जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता था हमेशा कि भाई मेरे मार्क्स कितने हैं, मैंने अगर 48 लिया और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कोई दूसरा नंबर आ रहा है, तो दैट कंफ्यूजन इज नाउ गॉन सर। सो दैट्स अ वेरी नाइस इनोवेशन दैट वी हैव डन इन दिस एंटायर एग्जाम प्रोसेस। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 213 श्रीमती शांता छेत्री जी। Question number 213 by Srimati Shanta Chhetri. Will the Minister of Railways be pleased to state A. The details of all railway development works in West Bengal for the last 3 years. B. The status of each work and their expected completion dates. C. Whether the ministry has plans to extend railway connectivity from Jalpaiguri to Kalimpong. And D. If so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री शांता जी। With due respect and your kind permission, I would like to ask my supplementary question is, in budget 2020-21, the Railway Ministry decided to stop 30 projects launched by Mamata Banerjee, especially in rural Bengal. This year, more than 8 Bengal-related projects have received an allocation of only 1,000 rupees, including new lines in Lakhikantapur, Namkhana, Tarkeshwar Mogra line, and security of 7 stations in Kolkata. Sir, what is the reason behind depriving Bengal? क्यों 1,000 रुपये खाली बजट एलोकेशन क्यों हुआ बंगाल के लिए, मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू सर। चेयरमैन सर, कुछ लोग केवल अनाउंसमेंट्स करते हैं और कुछ लोग काम करते हैं, ये फर्क है, ये बड़ा फर्क है। आप देख लीजिए, मैं आपको डेटा दूंगा। प्लीज, आई एम गिविंग द आंसर, यू मस्ट हैव, ऑनरेबल चेयरमैन सर, आपके रिप्लाई प्लीज। ऑनरेबल चेयरमैन सर, माननीय सदस्य प्लीज बैठे। नो ऑनरेबल चेयरमैन सर, माननीय मंत्री जी आपकी रिप्लाई ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोले। ऑनरेबल चेयरमैन सर, माननीय मंत्री को सुने प्लीज। नो माननीय मंत्री जी को सुना प्लीज। ऑनरेबल चेयरमैन सर, डिस्पाइट tremendous follow-up by the railway system, despite tremendous follow-up by the railway system, माननीय मंत्री के जवाब के अलावा, despite tremendous follow-up by the railway officials, there is so little support on making the land available. There is so little support on making land available that we are really feeling concerned. Where is our federal structure going? Railway is a sector in which प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं सबका साथ सबका प्रयास. This is a sector in which we need complete support from the state government. मंत्री को रिप्लाई देने दीजिए प्लीज. Not at all forthcoming in West Bengal, sir. Through your good offices, I request
that kindly please request the honorable MPs to go across, get sit with the state government of West Bengal and please make the land available. I promise, whatever projects for which they give land, we will immediately start the work. Please. Second supplementary. Santaji, second supplementary. Sir, my second supplementary question is to make a bullet trains cost rupees 200 crores per kilometer. A dedicated freight corridor for daily essential items like sabji, chawal, gram cost rupees 25 crores per kilometer. तो इसमें क्यों आप लोग ये DFC को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू। फिर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि ये बोलेंगे कि आप इस तरह से बोलते हो। प्लीज आपस में बात ना करें, सीट पर बैठ कर। चेयरमैन सर जी, 2014 से पहले फ्रेट कॉरिडोर की आपने बात उठाई, 2014 से पहले कितने किलोमीटर कमीशन हुए थे? जीरो। आज कितने किलोमीटर कमीशन है माननीय चेयरमैन सर? 1300 तो कुछ लोग केवल बातें करने में विश्वास करते हैं, कुछ लोग काम करने में विश्वास करते हैं। चाहे बुलेट ट्रेन हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स तेजी के साथ काम चलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कोलकाता मेट्रो, उसके लिए कितना आपका कमिटमेंट था, क्या काम किया था इतने पीरियड में? आज देखिए हर 5-6 महीने के बाद में एक नया सेक्शन खुल रहा है। तो ये काम करने की जो जज्बा है, आप केवल भाषण की बात करते थे, यहाँ काम करने पे फोकस है। प्लीज बैठ जाए। रोंगवारा नारजरी, प्लीज। थैंक यू सर। My question is relating to. Please, आपस में बैठकर please, no cross talk. Thank you, no sir. cross talk. Nothing is going on record. Please. My question is relating to new आपस में बात connectivity of railway line. Please. मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। प्लीज माननीय सदस्य, आप सीट पे बैठो। आसाम का ही हूँ, मैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से आया हूँ। एक प्रश्न मैं मंत्री महोदय से करना चाहता हूँ कि आसाम का कोकराझार रेलवे स्टेशन से भूटान तक, गेलमपुर तक एक नया रेल लाइन, एक कनेक्टिविटी खोलने का क्या रेलवे मिनिस्टर का कोई प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। माननीय सदस्य, थैंक यू। यह क्वेश्चन वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। माननीय मंत्री अगर चाहें तो जवाब दे। सर, ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का ही है। प्लीज, मिनिस्टर कैन लुक इनटू इट। वेस्ट बंगाल का प्लीज। अभी टॉप प्रायोरिटी पे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर फोकस करके बहुत ही सिंसियरली काम किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स के बारे में सर्वे और प्रपोजल्स आए हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ स्पेशली काम करके, और कुछ प्रोजेक्ट्स में जैसे नेपाल के साथ चल रहे हैं, भूटान के साथ चल रहे हैं, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके कुछ नए प्रपोजल्स भी पाइपलाइन में है। मैं माननीय सांसद महोदय को अलग से इसके बारे में, जैसे वो जब भी पधारे, आई कैन हैव अ डिस्कशन विद हिम। थैंक यू। महाराजा सांजा वबा लेई सेम्बा। My questions may not be directly related to question 213, but it is very important issue and would like to hear from the Honorable Minister, sir. Sir, recently in the early morning of 30 May 2022, a massive landslide occurs along the railway track construction of Marang Singh to Pulnone district, Manipur, which resulted to the death of more than 50 peoples of territorial army and the North Frontier Railway staffs and the local people. Still 5-6 people's bodies are not found yet, and the search operation. माननीय सदस्य, ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। अगर आपका वेस्ट बंगाल से संबंधित क्वेश्चन, I have already requested you, sir. My question is not directly related to the question. So, sir, it is very important matter. So, I would rise to the Honorable Minister that, sir, search operation which continued for nearly 1 month has been stopped now. So, to avoid such unwanted incidents in the future, what appropriate Please be brief. Be brief. Questions should be very brief. Yeah, sir. I will brief.
What appropriate steps or measures are taken up by the ministry? If so, the details, please. Thank you. And Thank if you. not, what is the reason, Thank you. sir? अगर Thank you, माननीय sir. मंत्री जी चाहें तो जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। नोने के बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में माननीय सांसद जी ने जो पॉइंट रेज किया है, I would like to place on record my gratitude and on behalf of the railways a deep sense of thanks for the Honorable Chief Minister of Manipur in the way he conducted the entire rescue and relief operation, and complete coordination between the Defence Ministry, Home Ministry and the State Government of Manipur. That entire tragic incident was handled in a very sensitive manner. It was an unfortunate incident in which a massive landslide suddenly occurred in the early morning hours, but the entire system, including the state and central government, all combined together and provided the right relief and disaster relief measures at that point of time. And we are still, whatever other measures are required for stabilizing the slopes, sir. The reason was that a large pool of water got collected on the top of the hill. So stabilizing the slope, already work is going on, and whatever else is needed to be done, it's a very important project. We are totally committed to work on it. माननीय रवि चंद्रा वैदी राजू। Respected Deputy Chairman, sir, I would like to ask the Honorable Minister, when will the rail coach factory work start at Kazipet in Telangana state, which was committed in the AP Reorganization Act, and the revamping of railway stations in Telangana, how many are vamped and how are left? इसके बारे में तेलंगाना एपी रिऑर्गेनाइजेशन के एक्ट में हमारा तेलंगाना सीएम साहब ने केसीआर जी ने बहुत बार आके रेलवे मिनिस्टर जी को पूछ के भी बहुत बार पूछ के गया था। यह क्वेश्चन वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। माननीय मंत्री जी अगर चाहें तो जवाब दे सकते हैं। हमारा तेलंगाना में रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए बहुत लोग नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 214 माननीय श्री के.आर. सुरेश रेड्डी। Question number 214 by Shri K.R. Suresh Reddy. Will the Minister of Agriculture and Farmers' Welfare be pleased to state A. Whether government is cognizant that in terms of government spending on agriculture, India lags behind several low-income countries such as Malawi 18%, Mali 12.4%, Bhutan 12%, Nepal 8%, as well as upper middle-class income countries such as Guyana 10.3% and China 9.6%. And B. If so, the corrective steps that are proposed to be taken by the government in this regard. Shri Kailash Chaudhary, Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare. माननीय मंत्री जी फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय रेड्डी। Deputy Chairman, sir, if you see the answer, मंत्री जी का रिप्लाई नहीं बल्कि मंत्रालय का रिप्लाई है सर, because my question related to was very specific. Agriculture के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, compared to the neighboring and less developed nations, they are spending much more than what we are spending. But the reply was evasive, sir. But nevertheless, my first supplementary to the Honorable Minister is to support agriculture infrastructure. Telangana has been a role model for the nation, sir. Please. Very related to the question only, sir. As Government of India keeps suggesting there should be a cropping change, Telangana was the first state to come forward under the leadership of KCR Garu to bring in a very big oil palm cultivation where you are spending almost $18 billion for edible oil imports. Please, question. To reduce that, sir. Question, Mr. Reddy, Yeah. please. My question is, since we are doing in such a big way of palm oil cultivation, what is the support Government of India would extend to Telangana government? That's my first supplementary, sir. Thank you. माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है और उसमें जो उन्होंने सवाल का जवाब की बात की है, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो पास के और पड़ोस के देशों की जो उन्होंने बात की है बजट के एलोकेशन की, तो मुझे इसमें बताते हुए इस बात की प्रसन्नता भी है कि भारत सरकार का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2013-14 में जो 27,000 करोड़ रुपए का बजट था, वो अब बजट बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए हो चुका है और कृषि का लगातार बजट भी बढ़ रहा है और दूसरे जो अन्य मंत्रालय के जो बजट है वो इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का भी बजट अलग से कृषि के लिए उसमें भी है, MSME की भी स्फूर्ति स्कीम का भी बजट है।
ये अगर सब मिला दिया जाए, और वैसे इसके अंदर जो नेबरिंग प्रदेशों के जो देशों के जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं जिसमें बताया है, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मालवी है, वहाँ की जनसंख्या ही टोटल 2 करोड़ के आसपास है, और माली है उस देश की भी 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। नेपाल की भी 7 करोड़ 2 करोड़ और लगभग 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। उनके बजट का अगर देखा जाए तो उनका बजट जो परसेंटेज है तो 7%, 8% और 9% है। हमारा जो कृषि का बजट है देश के अंदर वो टोटल लगभग 17% के आसपास कृषि का बजट है, जो पूरे बजट का कृषि के अंदर कर रहे हैं। और देश पूरे विश्व के जो 7 बड़े जो 10 देश हैं उन टॉप 10 देशों के अंदर भारत का बजट का नाम हमारे देश के अंदर निश्चित रूप से आ रहा है। और दूसरा रही बात, इन्होंने जैसा कि फंड की बात की है स्टेट के लिए, तेलंगाना के लिए, तो मुझे इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, जो शेष कर है जो 2.5% है, उस शेष कर से भी 2.5% का जो पैसा है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कृषि के लिए, जिसमें फिशरीज के लिए भी है और मत्स्य पालन के लिए भी, और 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। और उसके अंदर इनके स्टेट के लिए भी जैसा कि इस फंड के अंदर से अगर ये प्रपोजल लाते हैं तो इसके लिए इसका कोई भी अगर किसान है या कोई भी व्यक्ति इसका ले सकता है, जिसमें 3% ब्याज की छूट है और 2 करोड़ रुपए तक का वो इसका उपयोग ले सकते हैं। और रही बात स्टेट के अंदर भी जो इस फंड का जो उनका हिस्सा है, उस हिस्से के अनुसार भी उनको 15,985 करोड़ रुपए जो 2021-22 के अंदर राज्य को हिस्सा है जो उसका मिला है। तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार है वो आज जो पहला प्रश्न का सीधा जवाब हमने स्पष्ट जवाब दिया है, बजट को बढ़ाया है और लगातार मोदी जी की सरकार है वो किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय सुरेश रेड्डी। Sir, of course, even for my first supplementary, I didn't get the reply, sir. My first supplementary was for oil Now palm. come on second. But nevertheless, sir, the second supplementary is the Honorable Minister again, while replying to my query, sir, has said almost about 17% of the budget is given to agriculture. If you see the budget, it's only 3.1%, sir. And when you compare it with 2013 to now, they said there's been a 5 times increase. But in real terms, keeping inflation in view, it is hardly 1.5% more than 1.5 times more than the earlier times. Please. So my very specific question is, sir, you are collecting agriculture cess on every liter of diesel or petrol sold. The amount accumulated with Government of India, is there any rationale for distribution to various states, sir? That's Thank you. clear. Thank you. मैंने जैसा कहा कि ये वैसे तो कृषि से संबंधित और कृषि मंत्रालय का क्वेश्चन नहीं है, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये कहना है कि ये जो फंड है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अभी प्रारंभ किया गया है, पहले ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी नहीं था, ये कोरोना के समय में प्रारंभ किया। और जब से ये जो शेष कर है, जो शेष देने की बात है इसके अंदर पेट्रोलियम के अंदर देने की बात की है, उसके बाद लगातार भारत सरकार के द्वारा राज्यों को भी इसका हिस्सा निश्चित रूप से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो 1.5 लाख करोड़ रुपए हैं, उसके माध्यम से जो भी राज्य उसके लिए डिमांड करता है या कोई भी अगर किसान है या कोई भी अगर स्टार्टअप है इस फंड का उपयोग लेना चाहे वो किसी भी राज्य का हो, तो उसके लिए इसके देने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से इसका आज देश के किसान है उसका लाभ ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज इन्होंने जैसा कि तेलंगाना के विषय की बात की है, तो तेलंगाना के अंदर भी लगभग 100 से अधिक तो एफपीओ बने, उसके अंदर भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पैसा का प्रावधान किया और लिया भी है। और वहीं पर 799 कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर भी गया है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 581 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वो तेलंगाना के अंदर ही शुरू हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि तेलंगाना हो या देश का कोई भी राज्य हो, इस योजना का निश्चित रूप से लाभ लगातार लेता जा रहा है। थैंक यू। ऑनरेबल तिरुचि सिवा। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, India is basically an agricultural country. And I'm very happy still agriculture remains as a state subject.
Otherwise, it would have been something like many other things, like education now is concurrently. Because the reply starts with though agriculture is a state subject. Why the word though comes, I don't know, sir. So, question, please. Sir, Tamil Nadu is only one of the states in the whole country which has presented a budget exclusively for agriculture. So the states are doing good. But what is the union government doing is the question. My simple question is whether the government has got any plans to increase the MSP to 200% of the production cost of the farmers. Thank you very much. माननीय उपसभापति जी, जैसा कि अभी एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन पर और नेचुरल फार्मिंग और एमएसपी के विषय पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें किसान प्रतिनिधि भी है, राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकारी रहेंगे और आने वाले समय में वो कमेटी उसके ऊपर निर्णय जो विचार करेगी कि हम किस तरह से एमएसपी को और स्ट्रेंथन कर सकें, एमएसपी का किसान अधिक कैसे लाभ ले सके, इसके ऊपर निश्चित रूप से वो कमेटी जो करेगी और उसके बाद में उसके ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर विचार किया। माननीय वी विजय साई रेड्डी जी, नो प्लीज, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। चड्ढा जी आप बीच में नहीं बोल सकते, नहीं प्लीज, नो मिस्टर विजय साई रेड्डी प्लीज, नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नो प्लीज, आप बोले, पुट योर क्वेश्चन। थैंक यू। क्वेश्चन कोई आप दोनों की बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आप अनऑथराइज चेयर से अनऑथराइज खड़े होकर बोल रहे हैं, कृपया लेट इट बी रिकॉर्डेड। चेयर की अनुमति के बगैर आप दोनों बोल रहे हैं, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। विजय साई रेड्डी जी आप बोले, आप बोले, आप पूछिए क्वेश्चन, पुट योर क्वेश्चन। Sir, the Department of Agricultural Research and Education has been allotted 8,514 crores in the revised budget of 2021 and 22, and also subsequent year 2022-23, the amount remains the same. With the increase of the number of problems in agriculture, and also in view of the fact that there is a global warming and problems are increasing day by day, the climate change and agriculture, what is that the government intending to do, whether the budgetary allocation for agricultural research would be increased further or not? Thank you very much, sir. माननीय उपसभापति महोदय जी, सवाल बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि देश की कृषि का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और साइंटिस्टों ने अच्छा काम किया है और हमारे जो इंस्टीट्यूट है, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके प्रति किसानों की एक जागरूकता भी आई है। और मुझे इसमें यही कहना है कि कृषि के अंदर बजट है जो लगातार, जैसा कि कृषि का बढ़ाया गया है और आईसीआर का भी बजट है, वो जैसे जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उनका प्रपोजल आता है तो उसके अनुसार बढ़ाना है तो उसको बढ़ाया जाता है। और आईसीआर का जैसा कि जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं हमारे रिसर्च सेंटर हैं, तो वो उनके लिए जो बजट है तो वो एक उनकी जैसे कि हर साल उनकी जो मीटिंग होती है उसके अंदर जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आईसीआर की अगर आवश्यकता होगी बढ़ाने की तो भारत सरकार हमेशा किसानों के लिए समर्पित रही है और रिसर्च है तो उसके लिए भी निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि आज रिसर्च के अंदर भारत सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर 1950 नई वेराइटी 1957 नई वेराइटियां निकाली हैं और जिसमें से भी 286 है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटियां निकली है। ये वेराइटियां किसानों के खेत तक पहुंची है जिसकी वजह से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि इसकी जैसी आवश्यकता होती है तो उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाता है। माननीय संतोष कुमार पी। Country, around 56% of agriculturists are landless, and moreover, around 2,500 farmers committed suicide last year. So, do you have any special program or schemes? You are talking about schemes in this answer. So, do you have anything special to address this problem? Thank you. माननीय उपसभापति मोदी जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कृषि के लिए भारत सरकार और किसानों के कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रही है और उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की है। आज किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है जिसमें प्रत्येक किसान को 4 महीने के अंदर 2,000 रुपये किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर मिलते हैं और लगभग आज 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में सीधे पहुंचे हैं। 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं
जो कि लगभग आज 55,000 FPO से अधिक तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, और MSP के ऊपर खरीद भी की जा रही है, एक रिकॉर्ड खरीद की जा रही है। तो ये निश्चित रूप से भारत सरकार है वो प्रयास कर रही है, और कृषि के अंदर राज्य सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसा अगर कभी किसी प्रदेश में आपदा आती है तो हमारा स्टेट डिजास्टर फंड है वो भारत सरकार बजट प्रारंभ में ही वो स्टेट को अवेलेबल करवा देती है, ताकि कभी अगर कोई आपदा आती है या ऐसी कभी परिस्थिति बनती है तो स्टेट है वो स्वतः ही संज्ञान लेकर किसान को वो फंड अवेलेबल करवा सकती है। और उसके बावजूद भी अगर स्टेट के पास में पैसे का अभाव रहता है, वो फंड अगर खत्म हो जाता है तो नेशनल डिजास्टर फंड के लिए वो भारत सरकार से उसके लिए रिकमेंडेशन कर सकती है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन 215 श्री मुकुल वासनिक जी। Question number 215 by Shri Mukul Balakrishna Wasnik. Will the Minister of Railways be pleased to state A. Whether it is a fact that the demand for a new railway line from Jalna to Khamgaon, joining Marathwada and Vidarbha, has been pending consideration of government for more than 5 decades. B. Whether it is also a fact that survey for this line has been conducted. C. If so, the details thereof. D. Whether government would take up this project on priority basis for early completion. And E. If not, the reasons therefore. Shri Danve Rao Sahib Dada Rao, Minister of State for Railways. मंत्री जी, यह क्वेश्चन महाराष्ट्र में भी जलगांव खामगांव रेलवे लाइन से रिलेटेड है। डॉक्टर अनिल बोंडे। सर, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद, ये क्वेश्चन है जलगांव खामगांव रेलवे लाइन। हाँ, सही बात इस पर क्वेश्चन है आपका? नहीं, बुलेट ट्रेन के बारे में सर। तब मुझे आगे जाने दीजिए, दूसरे मेंबर्स को मौका मिलेगा। 216 क्वेश्चन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ पॉलिस्टर स्पर्म yarn। 216 दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू महाराष्ट्र एंड इन महाराष्ट्र ऑल्सो जलगांव खामगांव। इट्स ऑन दिस। प्लीज पुट please. Minister stated in the reply regarding this project. Yes. Survey for new line regarding this project, he said, due to unremunerative nature, the project could not be taken forward. That is what he replied. Yes. Sir, whenever we are writing the MPs to the Minister for new project, same replies is giving. I have also asked one question regarding the Krishnagiri line connecting Jolapur. This is Jalgaon, Khamgaon. I'm telling the subject is the subject. Yes. The subject for it to answer. This is even Tamil Nadu. I asked that new line, Jolapur to Krishnagiri, Hosur. Not related. Same Please no. This why, sir, the reply. I am asking the related. Please, I'm moving. How can I'm you moving say further. Question number 216. Maન્ય Shri Sanjeev Arora ji. Question number 216 by Shri Sanjeev Arora. Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state A. Whether government is planning to impose anti-dumping duty on import of polyester spun yarn under Free Trade Agreement FTA, and B. If not, whether government is planning to make the raw material duty-free, enabling local industry to survive. Srimati Anupriya Singh Patel, Minister of State for Commerce and Industry. अच्छा, माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, in the reply, it is mentioned that there is no petition pending from industry. There was a petition by industry given in Feb of 2020, which was rejected by Finance Ministry in 2022. Now, my question to Honorable Minister is that can that be reconsidered with a request from industry, or they will have to submit a new petition which will take another 2 years? Thank you. सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, हमारे पास पेटिशन थी लगभग 8 इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, जिसे 28 और इंडस्ट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, जिसमें निटमा, सीमा और इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन भी थे। DGTR ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिकमेंडेशंस भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को। दोज रिकमेंडेशंस वर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आप दोबारा पेटिशन फाइल करेंगे तो DGTR एक बार फिर से उसको कंसिडर कर सकता है। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, the second answer was given
that the raw material for producers of polyester spun yarn is not para-xylene, but principal raw material is polyester staple fiber, which attracts full duty. So, my question is, can the government provide a level playing field by removing duty on import of polyester staple fiber as industry is suffering? Thank you. Thank you. So, polyester spun fiber जिसकी आप बात कर रहे हैं उस पर 5% की ड्यूटी है और इसके अलावा और भी रॉ मटेरियल्स हैं जिस पे 2.5% से 5% की ड्यूटी है और पैराक्सिलीन है जिस पर एग्जेम्पशन है ड्यूटी का। और जो प्रश्न आपने पूछा इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए DGTR का उद्देश्य ही यही है कि हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें। और इसके लिए कभी भी हमारे पास अगर कोई पेटिशन आती है जिसमें लोकल इंडस्ट्री कहती है कि हमारी इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है या किसी भी प्रकार से डंपिंग हो रही है तो उस केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर डंपिंग की कोई ऐसी संभावना नज़र आती है तो हम अपने रिकमेंडेशंस भी भेजते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी नज़र आती है तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएं। लेकिन फ़िलहाल जिस आप फाइबर की बात कर रहे हैं उसमें मैं ज़रूर हाउस को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है जो इसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर रही है अभी उसका 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और यहाँ तक कि 81% डिमांड और सप्लाई की दृष्टि से उसके ऑपरेशंस हैं, इसलिए अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है। माननीय दिनेश अनापड़िया जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पॉलिएस्टर के बुने कच्चे धागे की देश में जो मांग है उसमें से हमारे देश में कितने प्रोडक्शन होता है और कितनी आयात करनी पड़ती है? थैंक यू सर। ये जो पॉलिएस्टर स्पन फाइबर है वो लगभग हमारा जो टोटल, आपने फाइबर पूछा, आई एम सॉरी, या यान के बारे में पूछा? यान जो है सर, हमारा जो टोटल यान प्रोडक्शन होता है उसमें 2.3% का इसका प्रोडक्शन होता है और एग्जैक्टली कितना हम इंपोर्ट करते हैं और कितना हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं इसके एग्जैक्ट आंकड़े में माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा। थैंक यू। माननीय जया बच्चन जी। थैंक यू सर। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, व्हाई इज द गवर्नमेंट प्रमोटेड द यूज ऑफ पॉलिएस्टर फॉर हर घर तिरंगा स्कीम? विल दिस नॉट इफेक्ट आवर खादी प्रोडक्शन? थैंक यू सर, ये प्रश्न से संबंधित नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, माननीय राकेश सिन्हा जी। Question number 217 by Shri Rakesh Sinha. Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state A. the total number of geographical indication GI tags in India, B. the state-wise distribution thereof, C. how many of them have been registered patented from 2019-20 to 2021-22, D. how many geographical indications are from absolutely rural areas, E. how many sweets have these tags and the names thereof, F. the steps being taken to tap such geographical indications across the country, and G. whether government would take steps to popularize the concept and outreach to a larger population. Shri Som Prakash, Minister of State for Commerce and Industry. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सभापति महोदय, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का तात्पर्य होता है कि किसी खास स्थान से किसी प्रोडक्ट का संबंध होना, उसकी वैशिष्ट होना। भारत में इसकी संख्या 420 है, जबकि दुनिया के अनेक देशों में उसका एक बड़ा कारण है कि पहले ये वाइन और स्पिरिट तक ही सीमित था, इसलिए चाइना में लगभग 7,000, फ्रांस में 4,000, ऐसे करके लैटविया जैसे कंट्री में भी 4,000 है। दोहा के निगोशिएशन के बाद से इसको फूड आइटम एंड मैन्युफैक्चर आइटम में बढ़ाया गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भारत में जो जिस प्रकार की विविधता है उस विविधता को देखते हुए फूड आइटम की में सिर्फ 20 आइटम हमारे रजिस्टर्ड हैं, जबकि हर क्षेत्र में एक फूड आइटम महत्वपूर्ण होता है, उसका नाम जुड़ा है। जैसे बिहार में मनेर का लड्डू हम जानते हैं। इस तरह से इन फूड आइटम्स के को रजिस्टर्ड करने के लिए सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है भारत की विविधता को देखते हुए? धन्यवाद। जो मेंबर्स ने पूछा है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट के अधीन और पॉलिसी के अधीन
हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं सारे देश में, उसकी स्टेटमेंट साथ लगी हुई है और डिफरेंट कॉलेज में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में इसकी कैंपेन चलाते हैं इसको पॉपुलराइज करने के लिए। एंड इस साल 75 करोड़ रुपये रखे हैं इसके मंतव्य लगे 2022 और 23 में, और 2024 में 75,000 करोड़ इसी काम के लिए रखे हुए हैं और पॉपुलराइज करके कैंपेन चलाने के लिए। सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छा अमाउंट 75 करोड़ अलॉट किया गया है, जिससे आम लोगों को मालूम हो सके ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होता है। मैं जानना चाहता हूं कि कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु में 40, महाराष्ट्र में 30, आंध्र प्रदेश में 17 फूड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लिटरेसी कम है, जैसे झारखंड में सिर्फ 1, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4, और ट्राइबल एरिया में खास करके ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, उनकी वैशिष्ट अधिक हैं फूड प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चर की, नेचुरल प्रोडक्ट्स की। तो इन राज्यों में खास करके ट्राइबल स्टेट्स में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को रजिस्टर्ड करने के लिए सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है जिससे कि उन चीज़ों को रजिस्टर्ड कर सके। इसी के साथ इसी के हो गया दूसरा सवाल प्लीज कि भारत में विदेशों के करीब 29 आइटम्स रजिस्टर्ड हैं, तो भारत के कितने आइटम्स विदेशों आपने तीसरा सवाल पूछ लिया राकेश जी। माननीय मंत्री जी दूसरे सवाल का जवाब दें प्लीज। जैसे नक्सल सी में दिखाया गया है, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं और इसमें हैदराबाद डिजाइन वीक भी बनाया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के फेस्टिवल बनाए गए हैं और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं हैंडलूम के लिए भी और दूसरे के लिए भी। Different steps, number of steps have been taken which have been added in the annexure C, sir. Thank you. मैं वास्तव में सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। भारत की धरोहर इतनी प्राचीन धरोहर इतनी अच्छी है, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम जीआई में ला सकते हैं, लेकिन ये सुओमोटो नहीं शुरू होता है। अगर हम सभी स्टेट्स अपने सभी के अपनी सरकारें भी हैं, सभी स्टेट्स भी इसमें लोगों को सेंसिटाइज करें और जहाँ जहाँ ऐसे अच्छे चीज़ें उपलब्ध हैं जिसका हम जीआई टैग ले सकते हैं, तो हम सब ने मिलकर इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम जीआई टैग ले लेंगे तो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम उसको प्रोटेक्ट करने में सफल होंगे। धन्यवाद। माननीय जवाहर सरकार जी। My only question is, what are the remedies against misuse? You give me a cup of tea and say this was Darjeeling tea. It was not Darjeeling tea. You give me something and make a fraud out of it. GI has turned out to be a big source of fraud. You can go on duplicating it. So what is the remedy that you have? Thank you. Thank you. माननीय उपसभापति जी, मेरे ख्याल से ये ओवरऑल जो पूरे विश्व में WTO के अलग अलग विषय के ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जीआई के बारे में भी सभी को चिंता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये एक प्रकार से जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के रूप में विश्व भर में चला है और पूरे विश्व में इस चीज़ की इसको लेकर प्रोटेक्शन भी मिलती है। आपका जीआई अगर आपकी हमारी बासमती राइस है विश्व भर में जाती है तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर कोई उसको मिसयूज करता है तो उसके ऊपर रेमेडीज है, आप केस करते हो, केस के ऊपर एक्शन लिया जाता है। और जो आप कह रहे हो वो तो फ्रॉड है, फ्रॉड और रेमेडी अगेंस्ट दोनों अलग चीज है। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन और इज ओवर। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.